हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में क्लास 11th का जो टॉपिक है, सेकंड चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कि आपके पास अल्कीन के कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। है ना, अल्कीन के हम कुछ रिएक्शंस देखने वाले हैं। अल्कीन की प्रिपरेशन कैसी होती है, अल्कीन के रिएक्शंस कैसे होते हैं, हम उनको देखेंगे। और साथ ही साथ हम ये देखने वाले हैं कि आप हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर के अंदर जब आप पढ़ोगे तो आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट आएगा कि हम कन्फर्मर्स हमारे क्या होते हैं, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम दोनों चीज आज डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हमने अल्केन के सारे रिएक्शंस देखे थे। है ना, अल्केन की मैंने प्रिपरेशन बताई थी। और यदि मेरे पास जिस किसी को भी यदि ये लग रहा हो ना कि रिएक्शंस ऑफ अल्केन, यदि मान लो मुझे रिएक्शंस लिखने हैं अल्केन के, तो अल्केन की जो रिएक्शन होती है उसमें सबसे सिंपल चीज है कि आपके पास कोई भी अल्केन सपोज करो गिवन है ना, उसको कौन सा, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है अक्सर पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये होता क्या है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस? इसमें कुछ नहीं करते, सिंपल सी चीज है कि जब भी आपके कंपाउंड में कोई भी, है ना, अल्काइल हैलाइड, है ना, हमें बनाना पड़ेगा ना फ्रॉम द अल्केन से, तो उसको हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, कि मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। मान लो कि मेरे पास CH4 है, इसमें मैंने Cl2 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ HNU, तो ये क्या बनाएगा, CH3Cl बनाएगा और HCl बनाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये केवल अल्केन के साथ होता है। Cl2HNU का मतलब क्या है, ये सनलाइट दे रखा है। क्या दे रखा है? सनलाइट दे रखा है ना। यदि ये एक्सेस में डाल दिया जाए Cl2 को, तो फिर CH2Cl2 बनेगा, देन CHCl3 क्लोरोफॉर्म बनेगा, देन CCl3 कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके पास, इसकी जो मैकेनिज्म होती है, 3 स्टेप का मैकेनिज्म होता है। पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन, सेकेंड स्टेप इज चेन प्रोपगेशन, एंड लास्ट होता है चेन टर्मिनेशन। तो चेन इनिशिएशन क्या होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल बन जाएगा ये। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है, चेन प्रोपगेशन, चेन को प्रोपगेट करना। अब चेन कैसे प्रोपगेट होता है? चेन प्रोपगेट करने का मतलब है कि मान लो कि मेरे पास CH4 है और इसमें मैंने Cl डाला, ये क्या करेगा, CH3Cl तो बना लेगा, प्लस एक और Cl फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, एक और Cl फ्री रेडिकल हमारा, सॉरी, एक और, ये CH3 फ्री रेडिकल बन गया और यहाँ पर क्या बनेगा, CH3Cl बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है दोस्तों, अगला काम क्या है कि आपने क्या करा, CH3Cl बना दिया। अब ध्यान दे, देखने की वाली बात है कि CH3 फ्री रेडिकल CH3 हमें बनाना है इसको। ठीक है, तो चेन प्रोपोगेशन का मतलब है कि इस Cl ने क्या करा, इस CH3Cl को, एक CH3 फ्री रेडिकल बन गया, क्या लिख दिया, CH3Cl, यहाँ पे क्या बनेगा, CH3Cl बनेगा। ठीक है, यहाँ पे CH3Cl बन रहा है। ठीक है, और यदि मैं प्लस HCl कब लिखूंगा, जब ये Cl फ्री रेडिकल और वो Cl फ्री रेडिकल मिलके HCl बनेगा। ठीक है, तो लास्ट वाला स्टेप क्या है, चेन टर्मिनेशन। तो थर्ड स्टेप इज चेन का टर्मिनेट होना, है ना, चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन क्या होता है? चेन का टर्मिनेट होना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई मेरे पास जो Cl फ्री रेडिकल बचे हैं ना, Cl फ्री रेडिकल, वो अब क्या करेंगे, वो अब टर्मिनेट हो जाएंगे HCl के साथ मिलके। मतलब कि कहने का मतलब है कि यदि मेरे पास CH3 फ्री रेडिकल है प्लस CH3 फ्री रेडिकल है, तो ये CH3 बना सकता है टर्मिनेशन में। या तो ये स्टेप हो सकती है, या फिर यदि मेरे पास CH3 फ्री रेडिकल है, Cl फ्री रेडिकल है, तो CH3Cl बना लेता है। मतलब मुझे चेन को टर्मिनेट करना ही पड़ेगा।
और लास्ट स्टेप में क्या होगा, या तो फिर मेरे पास Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल मिलकर Cl2 बनाएगा। दिस इज नथिंग बट चेन का टर्मिनेट होना, ठीक है। तो ये मेरा क्या था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था। कहने का मतलब है कि अल्केन पे आपके पास क्या अटैच होगा, Cl या फिर जो भी हम अटैच कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कि एक क्वेश्चन आया मेरे पास, सपोज ये क्वेश्चन है मेरा, ये है। और इस पे मैंने डाल दिया Cl2H। अगला क्वेश्चन है, इस पे मैंने डाला Cl2H। और लास्ट क्वेश्चन है, इस पे मैंने डाला Cl2H। तीनों केस में क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, ध्यान से देखो। तीनों के केस में तीन डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। क्या क्या बनेंगे हम ये देखने वाले हैं आज, ध्यान से देखो। यदि आप इसमें Cl2H डालोगे ना, तो देखो ये Cl आपका क्या करेगा, अटैक करेगा, बट किस पे करेगा, केवल sp3 कार्बन पे करेगा। देखो sp3 कार्बन यहाँ पर है ना, ये वाला sp3 कार्बन, बाकी सारे sp2 है। तो यहाँ पर क्या होगा, CH2, और यहाँ से आपका क्या अटैच हो जाएगा, Cl अटैच हो जाएगा। ये तो पहला हो गया। सेकेंड में देखो, अब इस केस में हमने Cl2H डाला, मैंने क्या बोला, sp3 कार्बन पे करेगा। यहाँ पे sp3 कार्बन कौन है, ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ाया आपको तो याद होगा। ये दोनों sp3 कार्बन है, बाकी सारे ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 है। तो sp3 कार्बन पे अटैक हो सकता है, मतलब कि दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस है यहाँ पर। या तो ये ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन सकता है, या तो यहाँ Cl आएगा, या फिर यहाँ Cl आ सकता है। तो दिस इज दो स्टेप आपके समझ में आया, आपको क्या करना है। या फिर मतलब sp3 कार्बन पे देखना है मेरे को, है ना। sp3 कार्बन ये हो गया, और sp3 कार्बन ये हो गया, तो दोनों पोजीशन पे आया। यहाँ पर sp3 कार्बन ये वाला था, तो यहाँ पर Cl आया, है ना। तो sp3 कार्बन पे आपको Cl अटैच करना पड़ेगा ना, क्योंकि अल्केन की रिएक्शन है। अब देखो, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर देखो कहाँ कहाँ अटैच, सारे sp3 कार्बन है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर भी अटैच हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है ना। तीन पोजीशन अटैच हो सकती है। यहाँ पर हो सकता है नहीं, रिपीट हो जाएगी ये दोनों, यहाँ पर ये दोनों रिपीट हो जाएगी, तो तीन पोजीशन पे अटैच होंगे। दैट मीन्स की प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। Cl कहाँ कहाँ पर आएंगे, पहले वाले में मान लो मैंने इस पोजीशन पे डाल दिया Cl, है ना, यहाँ डाल दिया Cl। दूसरे वाले में मैंने सपोज करो यहाँ डाला Cl, और तीसरे वाले में सपोज करो मैंने यहाँ डाला Cl, है ना। यदि मेरे से पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रोडक्ट, तो ज्यादा स्टेबल है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। उस हिसाब से मेजर प्रोडक्ट कहाँ होंगे, यहाँ वाले केस में दिस इज द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहाँ वाले केस में दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज इसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। ये सिंपल सी रिएक्शन थी हेलो अल्किन्स एंड सॉरी हाइड्रोकार्बन चैप्टर की, जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर ये पढ़ते हैं कि फॉर एग्जांपल कैसे रिएक्शंस होती है। अगला टॉपिक है अपना कंबशन रिएक्शन। कंबशन में क्या होता है, कंबशन में कुछ भी नहीं है, अल्केन है। अल्केन में जब आप उसको कंबशन करोगे, O2 के प्रेजेंस में बर्न करोगे ना, हीट करोगे, तो वही होगा CO2 प्लस H2O देगा, है ना। अब इसको बैलेंस करना है ना अपने को, बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मैंने CH4 है मेरे पास,
और इसमें मैंने O2 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या आएगा ये U2 + H2O। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन डाल दिया मैंने, है ना। तो ये बैलेंस हो गया, 4 हो गया ना, यहाँ पे 2 और डालो, ये बैलेंस है, ठीक है। तो दिक्कत है। ये मेरा कंबशन रिएक्शन था, है ना। एक और चीज है हमारे पास इसके केस में कि कन्फर्मर्स वाला सीन होता है। कन्फर्मर्स, कन्फर्मर्स क्या होता है? कन्फर्मर्स जो आपके होते हैं ना, वो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम आइसोमर पढ़ते हैं तो आइसोमर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ते हैं। एक टॉपिक आता है कन्फर्मर्स का। कन्फर्मर्स के अंदर क्या होता है कि हम ना इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मर्स करेंगे। जैसे कि मान लो उसकी ना पोजीशन तो सेम ही होती है ना, स्ट्रक्चर तो सेम ही होता है, बट ओरिएंटेशन इन स्पेस क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है ना। कन्फर्मर्स हो जाता है ना, रोटेट कर जाता है। 3 टाइप के कन्फर्मर्स पढ़ेंगे हम अपने सिलेबस के अंदर। 3 कन्फर्मर्स है हमारे। कौन से हैं देखते हैं। पहला कन्फर्मर्स है हमारा टॉर्स प्रोजेक्शन। दूसरा है हमारा फिशर प्रोजेक्शन। और लास्ट है हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। तो सॉहस प्रोजेक्शन क्या होता है कि मान लो कि मेरे पास कोई कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, CH3, दिस इज कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज अगेन हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, एंड दिस इज CH3, है ना। मेरे को इसको ना इस कंपाउंड को क्या करना है, सॉहर्स और न्यूमैन में प्रोजेक्ट करना है। ये मेरा कंपाउंड है, तो मुझे सॉहर्स और न्यूमैन में प्रोजेक्ट करना है। तो कैसे करूंगा, ध्यान से देखना। तो सॉहर्स प्रोजेक्शन के अंदर क्या होता है, सॉहर्स के अंदर कुछ ऐसा कंपाउंड होता है, ये ऐसा कुछ बना दो। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, मान लो ये कार्बन है फ्रंट का और ये कार्बन है बैक का, सपोज करो। तो मान लो यहाँ मैंने फ्रंट माना है और यहाँ मैंने बैक माना है। तो अब देखो फ्रंट पे क्या क्या है मेरे पास, HCH3 और H है। तो मैं फ्रंट पे क्या लिखूंगा, HCH3 और H लिखूंगा। मतलब कि फ्रंट पे मैं लिखने वाला हूँ CH3, H और H, ठीक है। फ्रंट वाले कार्बन पे देखो ध्यान से। और बैक वाले कार्बन पे भी CH3, H और H है। देखो बैक वाले कार्बन पे 3 है, तो मैं बैक वाले कार्बन पे भी यही चीज लिखूंगा, CH3, H, अगेन H, है ना। दिस इज नथिंग बट सॉहर्स प्रोजेक्शन कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलो, अगला होता है अपने पास फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है, मछली के कांटे की तरह होता है ये, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर देखो CH3 दोनों साइड है। उसके बाद एक साइड H है, एक साइड H है, तो मैंने ये H मार दिया। एक साइड H है, एक साइड H है, तो मैंने H मार दिया, ठीक है। तो ये अपना क्या है, फिशर प्रोजेक्शन है। चलो, एक होता है अपना न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन भी मैं आपको सिखा देता हूँ। न्यूमैन प्रोजेक्शन कुछ होती नहीं है, सिंपल है कि मेरे पास इस कार्बन है, इस कार्बन में मान लो फ्रंट वाले को मैंने ऐसे लिखा है, फ्रंट वाले के पास क्या है, HCH3 और H है। तो फ्रंट वाले पे मैंने डाला है CH3, H और H। और ध्यान से देखो बैक वाले के पास भी क्या है, HCH3 H है। तो बैक वाले को मैं लिखूंगा HCH3 H। ये मैंने बैक बनाया, ये CH3 H एंड H। तो दिस इज द कन्फर्मर्स, दिस इज न्यूमैन प्रोजेक्शंस, दिस इज सॉहर्स प्रोजेक्शन एंड दिस इज फिशर प्रोजेक्शन, है ना। तो ये मेरे 3 तरीके हैं किसी भी प्रोजेक्शंस को लिखने के, है ना, ठीक है। न्यूमैन, फिशर एंड सॉहर्स प्रोजेक्शन, सिंपल है। किसी का भी कंपाउंड का आपको न्यूमैन, फिशर, सॉहर्स बोलेगा तो आप आसानी से लिख दोगे। तो सॉहर्स, न्यूमैन। तो न्यूमैन में ना एक चीज याद रखना, यदि मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात करूं, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर क्या होता है कि मान लो कि मेरे पास CH3 है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, CH3 है, ठीक है दोस्तों। ये मेरा कंपाउंड है। इसका यदि मुझे न्यूमैन फॉर्म लिखना हो ना, मैं 2 टाइप में न्यूमैन फॉर्म लिखूंगा। एक तो CH3, H और H,
और बैक साइड से CH3 H और H, है ना। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज इफ दिस इज फ्रंट, दिस इज बैक, तो मैंने फ्रंट में माना CH3HH और बैक में माना HCH3H, ठीक है। तो ये मेरा जो फॉर्म था ना, इसको कहते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इक्लिप्स्ड फॉर्म, दिस इज नथिंग बट इक्लिप्स्ड। और जब हम इस वाले कार्बन को कुछ ऐसा बना दें, सपोज करो मैं इसको ऐसा बनाता हूँ, CH3H और H, दिस इज CH3, दिस इज H, दिस इज H। तो दिस इज कॉल्ड स्टैगर्ड फॉर्म, दिस इज कॉल्ड स्टैगर्ड फॉर्म। तो कई बार वो पूछ देते हैं व्हाट इज इक्लिप्स्ड फॉर्म एंड व्हाट इज स्टैगर्ड फॉर्म, है ना। जो कंडेंस फॉर्म होता है ना, जिसमें स्टेरिक इंटेंस ज्यादा होती है, देखो ना दोनों बल्कि ग्रुप पास पास है, तो दैट इज कॉल्ड इक्लिप्स्ड फॉर्म। एंड जो स्टैगर्ड फॉर्म में क्या होता है, ये आपस में थोड़े से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो जो एंगल से ये रोटेट हुए हैं ना, जिस एंगल से ये रोटेट हुए हैं, जैसे मान लो कि ये एक कंपाउंड था और ये कंपाउंड क्या हुआ, इस तरीके से रोटेट हो गया, है ना। दिख रहा है, बैक वाला कार्बन, फ्रंट को सेम रखो और बैक वाले को रोटेट करो, तो पीला वाला CH3 रोटेट हो गया, यहाँ पर आ गया है। तो दिस एंगल, जिस एंगल से रोटेट हो रहा है, मान लो ये थीटा इक्वल टू 60 डिग्री से इसको क्या करा मैंने, रोटेट कर दिया, दिस एंगल इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल एंगल। दिस एंगल इज नथिंग बट डाइहेड्रल एंगल। ये एंगल क्या कहलाता है? डाइहेड्रल एंगल कहलाता है, ठीक है दोस्तों। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल। समझ में आया? दिस इज डाइहेड्रल एंगल। डाइहेड्रल एंगल क्या होता है, समझ में आया? जब आप क्या करते हो, थीटा को 60 डिग्री से रोटेट करते हो ना, तो दैट इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल कहलाता है वो, ठीक है। चलो, तो हमने क्या पढ़ा आज? न्यूमैन प्रोजेक्शंस पढ़ लिया, फिशर प्रोजेक्शंस पढ़ लिया, टॉहर्स, फिशर और न्यूमैन तीनों पढ़ लिया, है ना। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल, है ना, न्यूमैन प्रोजेक्शंस के बाद। चलो, आसान है, कन्फर्मर्स बहुत आसान है। कन्फर्मर्स में आपको बस ये देख ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से, मान लो कि मेरे को इसकी कन्फर्मर्स लिखने के लिए पूछी गई है। मान लीजिए कि मैंने ऐसा लिखा, CH3, CH2, 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 CH3, है ना। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, C2C3 कार्बन के अराउंड लिख रहा हूँ, राइट द कन्फर्मर्स ऑफ दिस टुवर्ड्स C2C3 कार्बन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, पेंटेन, हमें पेंटेन का कॉन्फर्मर्स लिखना है टुवर्ड्स C2C3 कार्बन के अराउंड, है ना। C2C3 कार्बन के अराउंड, तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसके अंदर, ध्यान से देखना। देखो, यदि ये C1 कार्बन है, ये C2 कार्बन है, ये C3 का है, ये C4 है, ये C5 है, तो मेरे को C2C3 के अराउंड लिखना है, ठीक है। चलो, मैं इसको एक काम करता हूँ, आपकी सहूलियत के लिए इसको मैं थोड़ा सा ना और डिटेल में बना लेता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी चीज को मैं कुछ ऐसे लिख दूंगा, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इधर आ गया C2H5, ये वाला कार्बन को उठा के मैंने इस तरीके से लिख दिया, ये वाला कार्बन को, है ना, C2C3, है ना। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड C2H5, ये किससे अटैच है? इस कार्बन से। इस कार्बन के पास क्या है? हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है? CH3 है। क्या आपको समझ में आया ये कैसे किया मैंने? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो, आगे बढ़ते हैं।
राइट द कन्फर्मर्स ऑफ पेंटेन टुवर्ड्स C2C3 कार्बन। C2C3 कार्बन के हमारे पेंटेन को हम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसका कन्फर्म, फ्रंट वाला हम बनाएंगे, फ्रंट वाले के पास क्या है, फ्रंट वाले के पास C2H5 है, H और H है, तो मैंने क्या माना इसका C2H5 H और H, ये फ्रंट वाले के पास है ना, इसको मान लो फ्रंट। यदि ये फ्रंट है और ये बैक है, तो फ्रंट वाले के पास क्या है C2H5 H और H है, तो फ्रंट वाले के पास मैंने C2H5 H और H माना। सिमिलरली बैक वाले के पास क्या है, बैक वाले के पास है ना, ये मेरा बैक वाला था, बैक वाले के पास CH3 H और H है, तो बैक वाले के पास मैंने माना CH3, ये H और ये भी H माना। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत है? तो दिस इज एक्चुअली इक्लिप्स्ड फॉर्म, और इसी को यदि मैं 60 डिग्री रोटेट कर देता तो ये स्टैगर्ड बन जाता। ठीक है, अब इसमें एक चीज जाननी इंपॉर्टेंट है कि इसी कार्बन को, कि मान लो कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट रोटेशन करते हुए लिखना है। मेरे कहने का मतलब है कि मैं यही डायग्राम अभी बना रहा हूँ आपके लिए, CH3 सॉरी C2H5 C2H5 और बैक साइड में मैंने माना है CH3, दिस इज H एंड दिस इज H। तो मैं क्या कर रहा हूँ 60 डिग्री रोटेट करता जा रहा हूँ, मतलब मैंने क्या करा अभी 60 डिग्री इसको क्या करा रोटेट कर दिया, तो ये कुछ ऐसा फॉर्म में आएगा। इसको जब मैं 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये क्या निकल के आएगा, कुछ ऐसा निकल के आएगा। C2H5 तो सेम ही रहेगा, बट बैक वाला आपका 60 रोटेट कर गया ना, तो बैक वाला यहाँ पे CH3 बन गया, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, समझा क्या हुआ मैंने वो, ये एंगल मैंने क्या करा, इसको बैक वाले को CH3 को 60 रोटेट कर लिया, तो 60 रोटेट करने पे ये बनेगा, है ना। दिस इज नथिंग बट, है ना, यदि मेरे इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इक्लिप्स्ड फॉर्म कहते हैं, इक्लिप्स्ड। और इसको आप फुल्ली इक्लिप्स्ड भी बोल सकते हो। इफ दिस इज फुल्ली इक्लिप्स्ड तो ये क्या है, गॉच फॉर्म है, गॉच, है ना, स्टैगर्ड गॉच, स्टैगर्ड बोलो उसको। ठीक है, अगेन क्या हो रहा है यहाँ पर, ये 60 डिग्री अगेन रोटेट कर रहा है, बैक वाले को रोटेट करना, फ्रंट को सेम ही रखना है। ठीक है, तो इसको अगेन हम 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या बनेगा, ये मेरा ऐसा कुछ बनेगा। तो यहाँ पर तो C2H5 तो आपका सेम ही रहेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा। अब बैक वाला क्या होगा, ध्यान से देखो, ये CH3 इधर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3, यहाँ पर आ जाएगा H और यहाँ पर भी आ जाएगा H, है ना। देखो ना, ये वाला CH3 यहाँ था और ये रोटेट करके नीचे आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, समझ में आया। तो दिस इज एक्चुअली क्या कहलाता है ये, दिस इज एक्चुअली, है ना, पार्शियली इक्लिप्स्ड। देखो इक्लिप्स तो है, बट बल्कि ग्रुप अभी क्या है, दोनों पास पास नहीं है, अभी दोनों बल्कि ग्रुप पास पास थे, C2H5 और CH3। दिस इज नथिंग बट पार्शियली इक्लिप्स्ड, दिस इज पार्शियली इक्लिप्स्ड। अगेन यदि मैं इसको 60 डिग्री रोटेट करूं, तो 60 डिग्री रोटेट अगेन करना चाहता हूं मैं, तो क्या होने वाला है, कुछ ऐसे कंपाउंड बनेगा अपने को। अब ये मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए ध्यान से देखना, C2H5 H और H। अब यहाँ पर हो क्या रही है चीजें, ये जो कंपाउंड था ना, ये इधर आ गया, बिल्कुल नीचे आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया कैसे हुआ, है ना, ये बिल्कुल ही नीचे आ गया ना। तो दिस इज नथिंग बट, ठीक है दोस्तों, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फुल्ली इक्लिप्स्ड। क्या कहलाता है, ये कहलाएगा अपना फुल्ली इक्लिप्स्ड। तो मेरे पास क्या था, फुल्ली इक्लिप्स्ड था, फुल्ली इक्लिप्स्ड क्यों लिख रहा हूँ मैं, एंटी स्टैगर्ड कहलाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंटी स्टैगर्ड।
एंटी स्टैगर्ड, दिस इज एंटी स्टैगर्ड। हमने क्या लिखा, फुल्ली इक्लिप्स से हम गॉच पे पहुंचे, गॉच से हम पार्शियली इक्लिप्स पे पहुंचे, पार्शियल इक्लिप्स से हम एंटी स्टैगर्ड पे पहुंचे। ठीक है, थीटा रोटेट करते जाओ, आपको एंगल मिलते जाएगा। सपोज करो आपको मन नहीं भरा, आपको फिर से रोटेट करना है, जब तक पुराना ना आए आप रोटेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन यदि आप इसमें थीटा डिग्री रोटेट करोगे, अगेन 60 डिग्री आप यदि रोटेट करना चाहते हो सपोज करो, तो आपका कंपाउंड कुछ ऐसा बनता है। और अगेन 60 डिग्री आप रोटेट करते हो सपोज करो, तो ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म एक्चुअली क्या कहलाता है, मैंने इस फॉर्म का पहले नाम लिख देता हूँ। इस फॉर्म का नाम हम कैसे लिखेंगे, ये फॉर्म जो है ना मेरा, ये भी पार्शियली इक्लिप्स्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पार्शियली इक्लिप्स्ड। समझ में आया क्या हुआ यहाँ पर, पहले मेरा फुल्ली इक्लिप्स था, है ना, फिर गॉच फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, फिर पार्शियली इक्लिप्स में कन्वर्ट हुआ, फिर एंटी स्टैगर्ड आया, फिर पार्शियली, अगेन पार्शियली इक्लिप्स्ड आया, है ना। और पार्शियली इक्लिप्स जब रोटेट करेगा ना, वापस से CH3 क्या आ जाएगा, इस पोजीशन पे, गॉच पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि पार्शियली इक्लिप्स को यदि आप रोटेट करते हो तो वापस से बेटा गॉच फॉर्म में आ जाता है। ध्यान से देखो, वापस से किस फॉर्म में आ जाएगा, ये गॉच फॉर्म में आ जाएगा। तो मतलब कि C2H5 तो आपके सेम ही रहेंगे, बाकी इधर आपका CH3 आ जाएगा, इधर हाइड्रोजन आएगा, इधर हाइड्रोजन आएगा। वापस से यदि आप इसको 60 डिग्री रोटेट करते हो तो वापस से ये कहाँ पहुंच जाएगा, फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म में पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसा था वैसा हो जाएगा, है ना। एंड दिस इज कॉल्ड गॉच फॉर्म, दिस इज नथिंग बट गॉच। तो देखो हमने कि देखो हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, फुल्ली इक्लिप्स्ड पे थीटा इक्वल टू क्या आता है, 0 आता है और 360 आता है ना, 0 एंड 360 पे। उसके बाद गॉच फॉर्म में थीटा इक्वल टू 60 आता है, हाँ, यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या है, 60 है। और यहाँ पर थीटा इक्वल टू पार्शियल इक्लिप्स में क्या है भाई, 120 है। एंटी स्टैगर्ड में थीटा इक्वल टू 180 है। पार्शियल इक्लिप्स में अगेन थीटा इक्वल टू 240 है। और गॉच फॉर्म में थीटा इक्वल टू 300 है। मतलब 2 बार गॉच फॉर्म आता है ना, और 2 बार क्या आता है, पार्शियल इक्लिप्स। तो जो स्टेबिलिटी होगी ना, स्टेबिलिटी याद रखना, स्टेबिलिटी जो होती है ना, स्टेबिलिटी ज्यादा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है एंटी फॉर्म की। एंटी स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल। एंटी स्टैगर्ड के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल होता है गॉच फॉर्म, गॉच फॉर्म। और गॉच फॉर्म के बाद सबसे लीस्ट स्टेबल जो कंपाउंड है मेरा, वो है मेरा इक्लिप्स्ड फॉर्म, पार्शियली एंड फुली। तो ये मेरा क्या होता है, ये एक्चुअली मेरा कुछ ही नहीं है, ये तरीका है अपना स्टेबिलिटी जानने का। यदि आपसे फॉर एग्जांपल 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया जाए पेपर के अंदर, तो घबराना मत, ये इसका आंसर प्रिटी इजी है ना। ठीक है, तो कन्फर्मर्स के बारे में हमने आज के लेक्चर में जाना है ना, कन्फर्मर्स क्या होते हैं, कन्फर्मर्स कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें मैंने ये देखा कि कैसे आप, है ना, हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, जब न्यूमैन प्रोजेक्शन करते हो तो डायहेड्रल एंगल को रोटेट करते जाओ, तो फुल इक्लिप्स से गॉच फॉर्म, गॉच फॉर्म से पार्शियल इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स से एंटी स्टैगर्ड, एंटी स्टैगर्ड से पार्शियली इक्लिप्स, अगेन देन गॉच फॉर्म, देन फुल इक्लिप्स। ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ा कि न्यूमैन प्रोजेक्शन आप कैसे फिनिश करते हो, है ना। तो अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम और आगे बात करेंगे कि किस तरीके से हम पार्शियली और फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, अब अल्कीन के रिएक्शन हम देखने वाले हैं। उसके बाद फिर हम अगेन अल्काइन देखेंगे, है ना, मेन मेरा अल्कीन है, अल्कीन से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।